ओके ओके, तो मैं जस्ट समझा दूंगी। ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं समझाऊंगी। सो जैसे एंटिटी बन जाती है एंड और हमारा बेसिक पार्ट ऑफ बिहेवियर जो होता है वो हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है। सो द इमोशन फोकस थेरेपी जो है वो सबसे पहले डेवलप करी थी लेस्ले ग्रीनबर्ग ने। एंड इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। इमोशन फोकस थेरेपी है ये, आपको दिख रहा होगा 4 थेरेपिस्ट हैं। तो इन्होंने अलग अलग टाइम पे ये 4 थेरेपीज दी थी, और इनका थोड़ा थोड़ा पोर्शन हमने हर एक थेरेपी का यूज करके हमने इमोशन फोकस थेरेपी बनाई है। जैसे कि एक्सपीरियंशियल थेरेपी, लेमैन टर्म्स में बोला जाए तो जो हम इन द मोमेंट होते हैं, हम जिस मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंशियल थेरेपी उसके बारे में बात करता है। देन द पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो रॉजर्स ने दी थी, एंड वो है एक इंडिविजुअलिस्टिक थेरेपी। तो क्या होता है कि सेशंस में ज़्यादातर ये होता है कि जो क्लाइंट है हमारा, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो क्लाइंट ड्राइवर सीट पे रहता है और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। देन सिस्टमिक थेरेपी है, जो कि एक स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी है। जो फैमिली में सिस्टम्स होते हैं, फैमिली में सब सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे रिलेशंस होते हैं, विद इन अ फैमिली इंटरेक्शन होते हैं, ये उसके बारे में बात करती है। एंड देन अटैचमेंट थ्योरी जो है वो बताती है हमें कि कैसे हम अपने एक्सप्रेशंस को, आई मीन अपने इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम ट्रस्ट को रीबिल्ड कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत बैकग्राउंड। नाउ कैन एनीबडी टेल मी कि जो इमोशंस होते हैं, ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो बहुत हमें मुश्किल होती है डील करने में जिनसे? एनीबडी? शाइनेस। हाँ, तो ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनको डील करने में तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है, आप बता सकते हैं? एग्रेशन, हाँ एंगर, जी। हाँ, और? या तो जैसे हमने नोटिस किया, तो क्या ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं? नहीं, नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव इमोशंस हैं। तो हमें नेगेटिव इमोशन से डील करने में बहुत मुश्किल होती है। तो ईएफटी बेसिकली डील करता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम नेगेटिव इमोशन से डील कर पाते हैं। एंड ईएफटी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी काउंसलर के पास जाके, अगर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो यू शुड गो, बट हम कैसे पर्सनल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं ईएफटी, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो जैसे कि आप स्लाइड देख रहे होंगे, नेगेटिव इमोशंस 2 तरीके के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो इज इट विजिबल ना? यस मैम, यस। Yeah, so primary emotions और secondary emotions, तो let's talk about secondary emotions first। कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी सिचुएशन आपके साथ होती है, तो जो आपका पहला रिस्पॉन्स होता है उस सिचुएशन को लेके, जो इमोशन जो सबसे पहले आते हैं, वो हमारे सेकेंडरी इमोशंस होते हैं, और ये बहुत सरफेस लेवल पे होते हैं। एंड देन आते हैं हमारे प्राइमरी इमोशन, जो कि होते हैं डीपर लेवल पर। तो जैसे कि आपने सैडनेस बोला, एंगर बोला, और हम सबको मालूम है कि ये सब जो इमोशंस हैं, हम लोग इन्हीं इमोशन से अवेयर हैं। बट कभी भी हम ये ट्राई नहीं करते कि जो जो डीप सीट है इन इमोशंस की, वो क्या है, यानी कि हमारे प्राइमरी इमोशंस। और इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम सरफेस चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं और डीपर लेवल पर हम नहीं देख पाते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड ईएफटी। सो अगर हम एंगर है हमें, अगर हम सैड हैं, तो क्या वजह हो सकती है कि हम दुखी हैं या फिर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, जेलस हैं? कोई बता सकता है कि इनकी वजह क्या हो सकती है डीपर लेवल पे? किसी दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन करना। यस, एंड लोनलीनेस भी हो सकता है। क्या पता आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा हो, या फिर आप देयर कैन हर्ट बी हो। मेनी रीजंस। या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें फील हो रहा है। हाँ, तो वो जो रीजंस हैं वो हमारे प्राइमरी इमोशंस होते हैं, जो हमें एकदम से दिखते नहीं हैं। सो लेट्स सी। तो जो सेकेंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जिस वजह से जो हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे सेकेंडरी इमोशंस हैं वो आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी इमोशन ड्रॉज क्लोजनेस। दैट मीन्स कि अगर हम प्राइमरी इमोशंस पे काम करेंगे, देन हमें समझ में आएगा कि वाई वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट।
तो प्राइमरी इमोशन ड्रॉ क्लोजनेस एंड सेकेंडरी इमोशन टेंड्स टू पुश यू अवे। तो अगर और सरफेस लेवल पे अगर सिर्फ सरफेस लेवल पर ही काम करते रहेंगे तो कितनी बार वी आर ह्यूमन एंड हम लोग बहुत बार सैचुरेट हो जाते हैं जब हमें रीजंस नहीं मिलते हैं अपने हार्डशिप्स के। और क्या रीज़न है कि ईएफटी हम लोग क्यों हमें ज़रूरत है ईएफटी की? ईएफटी की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर कोई पर्सन वो इज सिक या फिर वो डेवलपमेंटली डिलेड है, नहीं, उस टाइम पे ईएफटी की ज़रूरत नहीं है। बट ईएफटी की ज़रूरत है जब हमें स्टक लगता है या फिर हम लोग अपने नीड्स को नहीं समझ पाते, अपने डिज़ायर्स को समझ नहीं पाते हैं, तो हमें ईएफटी की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इसकी रूट्स है experiential approach. I mean, experiential therapy से हमने Akansha, your क्या voice is Sorry, glitching again. लिया है जो हमें Ma'am, your voice ईएफटी is में not काम आता clear. है। Your voice is glitching again. My voice is not audible. Is it fine now? It is, yes, fine. Yeah. So acceptance and validation. तो इसका क्या मतलब है? अब हम सबको पता है हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है और बहुत सारे फ्रेंड्स में हमारे कुछ क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं। तो क्यों है, मतलब हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स में 2 या 3 ही क्लोज फ्रेंड्स क्यों हैं? ऐसे कोई बता सकता है मुझे कि ऐसा क्यों होता है? और ये इतना नॉर्मल क्यों है कि बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड 1 या 2 क्यों होते हैं? क्योंकि मैम ज्यादा लोगों से हमारे विचार नहीं मिल पाते, क्योंकि सबके विचार, सबके सोचने की शक्ति कुछ ना कुछ अलग होती है। कुछ कुछ ऐसे लोग खास होते हैं जिनके विचार सेम होते हैं, इसलिए वो हमारे बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि वहाँ पे आपको ज़्यादा वैलिडेशन मिल रही है। आप और वो सेम पेज पर हैं, आप और वो हर एक इमोशन को, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को समझ पा रहे हैं और एक्सेप्टेड फील कर पा रहे हैं। तो ये था इसका मतलब। एंड देन वी कम टू सिस्टमिक अप्रोच। सिस्टमिक अप्रोच बेसिकली होती है जो हमारी फैमिली सेटिंग्स में होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि विद इन आवर फैमिली हमारी, चाहे हमारी मदर हो, चाहे हमारा कोई सिबलिंग हो, हमारे उससे इंटरेक्शंस बहुत मोनोटोन हो जाते हैं। मोनोटोन मतलब एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमारे इमोशंस स्टक हो गए हैं और हम इससे निकले कैसे, हम आगे बढ़े कैसे। तो तब भी ईएफटी बहुत हेल्पफुल होती है। नाउ सबसे मेजर पॉइंट है कि क्यों ईएफटी हमें चाहिए इज टू गेट अवेयर ऑफ योर इमोशन, टू बिकम अवेयर ऑफ योर इमोशंस। हमें सेकेंडरी इमोशंस के बारे में सबको पता है, बट जो हम शायद कहीं ना कहीं उनसे अनअवेयर हैं। टू नो अबाउट योर इमोशन, टू लर्न, वेलकम एंड अलाउ योर न्यू इमोशंस। नाउ वी हैव द 5 स्टेप्स ऑफ ईएफटी। अच्छा, जो ये 5 स्टेप्स हैं इसको आप भी कर सकते हैं, मतलब अपनी किसी भी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो मैं हर एक स्टेप को आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी ताकि आपको थोड़े अच्छे से समझ में आए। तो इन एनी केस अगर बीच में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज लेट मी नो। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर। अब ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन। ट्रिगर्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर मैं, कोई अपना एग्जाम्पल देना चाहेगा या फिर मैं अपने एग्जाम्पल से समझाऊं? गुस्से को लेकर के एक्सप्लेन करिए मैडम। गुस्से की सिचुएशन के लिए बोला है सर ने। हेलो आकांक्षा का शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आकांक्षा, आप हमें सुन रही हैं? एक्चुअली जहाँ पे आकांक्षा हैं वहाँ पे थोड़ा शायद लग रहा है आज नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, वरना तो हमारा वहाँ से रोज काम होता ही रहता है। तो चांस फैक्टर है कि इस तरह की सिचुएशन में आ गई है, परंतु हमको धैर्य रखना होगा क्योंकि हम सीख ही धैर्य रखना रहे हैं। हम सारी जो
आज तक की जो हमारी एक्सरसाइज हुई है, कैसे हमको कठिन परिस्थिति में अपने को नॉर्मल बनाए रखना है। तो आशा है मुझे सभी अपनी जो भी हमने आज तक की प्रैक्टिसेस की हैं उसका फ़ायदा आपको यहाँ पर उठाएंगे और जल्दी ही शायद हमसे वो फिर से रिकनेक्ट होंगी। तब तक के लिए क्योंकि आज में थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा है हमारा, तो सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें 2 लोग मुझे काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। एक हरप्रीत जी हैं जो मुझे रोज हमारे इस प्रोग्राम में दिखती हैं और काफ़ी रिस्पॉन्स भी करती हैं। हरप्रीत जी, अगर वो इस प्रोग्राम के बारे में, जब तक हमारा प्रोग्राम आगे को फिर से कंटिन्यू होता है तब तक मैं उनको बुलाना चाहूँगी। हरप्रीत जी, हरप्रीत भुई है उनका नाम। यदि अगर वो मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। वो किसी भी जगह हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमारे ही प्रोग्राम में हो रहा है, किसी भी लेवल के प्रोग्राम में ये हो जा रहा है। तो कोशिश हम करते हैं जल्दी ही जोड़ने की उनसे। अगर वो नहीं जुड़ पा रही हैं तो मैं डॉक्टर मंजू चंद्रा, जो कि हमारे पहले भी प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम उन्होंने सुने हैं, यदि वो हमको सुन रही हैं तो डॉक्टर मंजू चंद्रा, ये बताइए कि इस प्रोग्राम से आपने जो बाकी सेशन सुने मैम, आज का तो सेशन थोड़ा सा भी हमारा डिस्टर्ब हो गया है, कैसा लग रहा है और क्या सोसाइटी में लोग इसको यूज कर रहे हैं, या जो आज मैडम ने बताया है किस तरह से तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है कि मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा। सबसे पहले कि मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर नयाल मैम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से ये सब प्रोग्राम, जो कि जनरली हमारे जो समाज में, ये कहिए कि इससे पहले भी हम सभी इन चीज़ों से गुजरते आते हैं, जो एक महिला के कहिए या आम तरह से समाज में जो तनाव है और मानसिक हो, शारीरिक हो, ये सब हमारे लाइफ में चलता आता है, एक तरह से पार्ट होता है ये। बट आज का जो वर्तमान समय का मतलब है कि कोविड-19, जहाँ पर कि हम सभी लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं और जहाँ हम एक चिड़चिड़ापन या कहिए कि मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर हम समझ रहे हैं, तो ये सब चीजें जहाँ पर हम सभी का एक हिस्सा बना हुआ है वर्तमान समय में, तो वहाँ पर आपका जो ये वर्कशॉप है, जो प्रोग्राम है, इसने एक तरह से हकीम का काम किया है, मरहम लगाने का काम किया है, क्योंकि ये एक नई बात नहीं है कि या ये मेरे साथ हो रहा है या किसी दूसरे के साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पार्ट है लाइफ का और हर किसी के जीवन में ये चीजें होती हैं। कभी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और कभी हम टेंशन में होते हैं, कभी हैप्पी होते हैं, तो ये सभी के जीवन में है। तो आज की स्थिति ऐसी है कि हम घर में कैद हैं, हम जैसे ड्यूटी जाते हैं तो वहाँ पे हमारा रूटीन होता है, हम बाकी अपने जो साथ वाले होते हैं, स्टाफ होते हैं, या कहीं पर भी हम अपनी बातें शेयर करते हैं और चीजों को हम थोड़ा सा टेंशन मुक्त होते हैं या एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा माइंड में जो बोझ होता है वो एक तरह से रिलैक्स से हम फील करते हैं। बट वर्तमान समय में जो अभी हम चल रहा है हमारा, तो हर कोई एक रिजर्व टाइप का हो गया है। इंसान से जुड़ना या उससे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, और वो भी जब हम किसी से वार्ता करते हैं टेलीफोनिक, तो हम इतने तक सीमित रहते हैं कि भैया सबसे पहली न्यूज यही होती है कि आपके घर में सब स्वस्थ हैं क्या, कोविड से सभी क्या चल रहा है। अगर किसी को हल्का सा खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो वो हमारा रिलेटिव हो, वो हमारा जान पहचान वाले हो, हम उससे भी एक तरह का अपने आप में टेंशन ले लेते हैं, एक तरह से मेंटल मतलब डिप्रेशन का ये बोझ हम ले लेते हैं अपने माइंड में। तो यही चलता है, तो ये चीजें नहीं चलती है कि हम आगे कैसे क्या कर सकते हैं, इस टेंशन से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, हम तुम्हें कैसे रिलीफ थोड़ा सा दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप में टेंशन में है, तो हम दूसरे को तो वो करने की सोच ही नहीं सकते, थोड़ा सा तनाव कम करने की। तो जो ये आपका वर्कशॉप है मैम, और इससे जुड़े जो बाकी लोग हैं, वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, स्टूडेंट हैं या अदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा आज के वर्तमान समय में जिसकी जरूरत है, वो वर्कशॉप इतना अपना समय निकाल कर और लोगों को जिसकी नीड है
वो आप एक एक चीज ऐसा लग रहा है कि हमारी ही बातें अंदर से शेयर हो रही है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे अंदर जब कोई ऐसी बात होती है या हम किसी दुख से परेशानी से गुजर रहे होते हैं, तो कोई हमारी बात अगर ध्यान से सुनता है और 2 शब्द उसके बारे में बोल देता है, तो हमें बड़ा रिलैक्स सा फील होता है कि कोई है जो हमारी बात सुन रहा है या कोई है जो हमें समझ रहा है। तो उसी से ये होता है कि हमारा दर्द काफी लेवल तक कम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। तो यही इस वर्कशॉप के माध्यम से मुझे लगता है सभी पर ये मैसेज जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो आज की स्थिति को समझ रहा है और हमारी अंदर की स्थिति को समझ रहा है। कभी कभी बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं लेकिन हम शेयर नहीं कर पाते हैं। हम परिवार में ही हम शेयर नहीं कर पाते हैं, लगता है दूसरा क्या सोचेगा, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम परेशानी महसूस कर रहे हैं या टेंशन में है, मानसिक है, शारीरिक तौर पे है, चिड़चिड़े हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो सकता है, हम शेयर नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जुड़ रहे हैं तो हर कोई हमारे अंदर की बातें कर रहा है कि ये हो रहा है, हम इससे रिलीफ कैसे हो सकते हैं, हम अपने आप को तनावग्रस्त। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हम उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि ये जब देखने में मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और इससे सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, निश्चित ही सभी लोग जुड़ना चाहेंगे और लाभान्वित भी हो रहे होंगे, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में हम सभी को इसकी आवश्यकता है। और आने वाला जो समय है वो भी लगता है कि थोड़े दिन या कहिए कि आगे को भी परेशानी का ही है, और ये सब चीजें हमारे जीवन में चलते रहेंगी आगे भी। और इस तरह से समय समय पर अगर ये सब हमारे लिए एक मरहम, एक कहिए कि एक चोट में अगर हम कहीं पर मरहम लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा ठंडक सी मिलती है। ऐसा ही आपके वर्कशॉप से जुड़ के तो ये सब अंदर से, हृदय से एक तरह से ठंडक सी मिल रही है कि कोई है जो हमारी एक तरह से, क्योंकि जो लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था तो बहुत सारे वर्कशॉप हो रहे थे, इवन की ऑनलाइन जो ओरिएंटेशन है, आरसी प्रोग्राम सब कुछ हो रहा था, इधर बिल्कुल ही स्टॉप हो गया है। तो आपने जब ये वर्कशॉप की तैयारी हुई, देखा हमने, तो अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आई है। और बाकी वर्कशॉप तो ये होते हैं कि टॉपिक होता है, प्रोग्राम होते हैं, तो बहुत सारा मन भी नहीं है आजकल उनको ज्वाइन करने का, सुनने का, क्योंकि ये हमारी एक आत्मीयता है। हम बिल्कुल उस चीज से गुजर रहे हैं, अंदर हम वर्किंग हैं और अंदर बैठ के ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ छूट सा गया है। बच्चों को देख रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई छूट गई है और बहुत सारे बच्चों को भी ऐसे नुकसान हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मैम, और बहुत बहुत आभार आपका। मुझे लग रहा है कि जो डिस्कनेक्ट हुई थी वो जुड़ गई हैं शायद, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत बहुत आभार आपका, और साथ में जुड़े सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद सभी लोगों का करती हूँ। और मैम आपका विशेष तौर से बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ये मौका दिया और अपने शब्दों को रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मंजू, बहुत अच्छा लगा। आपने तो मनोविज्ञान विषय को, जिसको हम थियोरेटिकली पढ़ रहे थे और थियोरेटिकली समझ रहे थे, आपने उसको मेंटली समझा और अच्छा महसूस कर रही हैं उस बात को, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे स्पीकर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, तो आगे कंटिन्यू कीजिए। आकांक्षा, ओवर टू यू। यस मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं लगा ये डिस्कनेक्ट हो गया। रियली सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, पता नहीं चल पाया वो। चलिए। यस मैम। मैम बिकॉज थोड़ा बहुत ना मुझे शायद वाईफाई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं विनीता मैम से बोल दूं प्रेजेंट करने के लिए। मैम, विनीता मैम कैन यू प्रेजेंट, और मैं बोल दूंगी यहाँ से। एक्चुअली आई डोंट हैव अ पीपीटी। ओके, आई विल जस्ट सेंड यू, आई एम सेंडिंग यू माय पीपीटी। जब तक हमारी पीपीटी शेयर हो रही है, सॉरी आपके लिए, आप लोगों से इस वक्त हमारी थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जहाँ पर हमारे स्पीकर हैं वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। तो आप इस कंडीशन को समझते हुए हमको माफ तो करेंगे ही, और अगर आप कोई अपने विचार रखना चाहता है, क्योंकि अभी हमारा शायद 2-3 मिनट और लगेंगे, तो आपका स्वागत है। यदि कोई भी इसमें बोलना चाहता है तो आपका स्वागत है, प्लीज। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। यस। हेलो मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम।
मैम मैं ये पूछना चाहती थी, अभी जो इमोशंस बताए जिसमें सैड और एंगर और ये सब था, तो मैम मैं पूछना चाहती हूँ ये जो सैडनेस है ये हमारा पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन है? ठीक है, अभी आप आकांक्षा। यस मैम दीप्ति। सो सैडनेस एक हमारा नेगेटिव इमोशन है। ओके मैम। सैडनेस और एंगर है, मैम फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस ये सब कैसे नेगेटिव हमारा इमोशंस होते नेगेटिव हैं। इमोशन है, जस्ट गिव आप मी बता सकती हैं? यस। हाँ, मैम ये बिकॉज नेगेटिव सैडनेस से, इमोशन, अच्छा आप क्या फील करते हो? हाँ बोलिए बोलिए। मैम नेगेटिव इमोशन कैसे है ये आप मुझे बता सकती हैं किसी एग्जांपल से? या सो जब आप सैड होती हैं, क्या आप कैसे फील करती हैं? आप फिजियोलॉजिकली आपकी फीलिंग क्या होती है? क्या आप स्माइल करती हैं? क्या आपको मेंटली बहुत पीसफुल लगता है जब आप दुखी होती हैं? मैम आफ्टर जब मैं सैड होती हूँ उसके बाद मुझे ठीक लगता है, लेकिन जिस वक्त सैडनेस हो रही होती है उस वक्त तो मैम या तो हम रोते हैं या हम दुखी रहते हैं। यस तो एट दैट पॉइंट जब आप सैडनेस को फील करती हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ नेगेटिव स्टेट, तब आपको नेगेटिव फील होता है। बट जैसे ही वो जो आपकी सैडनेस है वो आपके सिस्टम से वेंट आउट हो जाती है, वो निकल जाती है, रिलीज हो जाती है वो एनर्जी, तो आपको अच्छा फील होने लगता है। दैट मीन्स आप नेगेटिव से आप एक न्यूट्रल, मैं पॉजिटिव नहीं बोलूंगी बट एक न्यूट्रल की तरफ जाते हैं। उसके बाद में भी आपको अगर अच्छा लगता है देन इट्स अ पॉजिटिव थिंग। एम आई क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। ओके प्रेजेंट हो सकती है आकांक्षा, यू कैन कंटिन्यू। मैम विनीता मैम, यहीं से लीव हुआ था क्या स्टेप्स ऑफ EFT से? यस यहाँ से लीव हुआ था। Okay, आइडेंटिफाइंग तो द मैं ये ट्रिगर विद एग्जांपल। मैं तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि जो आदित्य कुमार नरेश ने उन्होंने बोला था कि आप एंगर का सिचुएशन लेते हुए आप हमें ट्रिगर को समझाएं या इसको स्टेप्स को समझाएं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एंगर का सिचुएशन लेते हुए हमें समझाएं। ओके फाइन, ठीक है। तो एंगर का ये लेते हैं कि अगर सपोज क्या कोई मुझे सिचुएशन दे सकता है कि किस सिचुएशन से आपको एंगर आ रहा है? नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब कोई चीज हमारे मन का अनुरूप नहीं हो रही होती है तो गुस्सा तो आता ही है मैडम। तो उसमें वो पर्सन हो सकता है, कोई मैटर, कोई परिस्थिति हो सकती है। अचानक तो नहीं याद आ रहा है। एक्चुअली सिचुएशन अगर कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं जो आपकी घटना हो कोई जीवन की, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे काम करेगी। जैसे मान लीजिए कोई एक इंसिडेंट अभी आपके साथ हुआ हो, या आप इमेजिनरी भी कोई बना के बता सकते हैं। नहीं सर, मेरे मन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो उसमें अकॉर्डिंग आपका ऑफिस भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, तो आता है। इस पे आकांक्षा आप फोकस कीजिए। जी। अच्छा ठीक है, ओके मैम। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑफिस सेटिंग्स। तो अब ट्रिगर वहां पे क्या हो सकता है कि मेरे बॉस ने मुझे डांटा। एंड विनीता मैम प्लीज मुझे बीच बीच में प्रोब करते रहिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कब एंड हो जा रहा है। तो अगर मैं नहीं अगर आवाज नहीं आएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज टेल मी। सो फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर। तो ऑफिस सेटिंग्स में हम ले लेते हैं एंड ऑफिस सेटिंग्स में सपोज आपके बॉस ने आपको डांटा। ऑफिस सेटिंग्स में आपके बॉस ने आपको डांटा कि आप कोई काम नहीं कर पाए एंड उसने आपको डांटा, या फिर आपसे अच्छे से बात नहीं करी, आपने काम किया फिर भी अच्छे से बात नहीं करी, तो इसका मतलब आपको गुस्सा आ गया उस बात पे कि क्यों मुझे डांटा मेरे बॉस ने, आई वॉज वर्किंग फाइन। तो हमारा सेकेंडरी इमोशन क्या हुआ? हमारा गुस्सा, हमारी फ्रस्ट्रेशन वहां पे। देन अब प्राइमरी इमोशन क्या होगा? ड्वेल इन फॉर द प्राइमरी इमोशन। अब वहाँ प्राइमरी इमोशन ये हो सकता है कि शायद मेरा बॉस जो है वो मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है, मुझे एनकरेज नहीं कर रहा है, मेरी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये हो सकता है हमारा प्राइमरी इमोशन कि हमें ज़रूरत है एक्सेप्टेंस की, समझ की मेरा बॉस मुझे समझ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, मेरी थिंकिंग पे लाइन क्यों नहीं है। तो वो है हमारा प्राइमरी इमोशन वहाँ पे। नाउ अब हम अपने अंडरस्टैंड द नीड, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर नीड। यहाँ पे हमारा नीड क्या है? एनकरेजमेंट। और हम एनकरेजमेंट किससे चाह रहे हैं? अपने बॉस से चाह रहे हैं एनकरेजमेंट। ठीक है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ नाउ कि क्या मैं जो अपने बॉस से एनकरेजमेंट चाह रहा हूँ क्या वो वर्थ इट है? क्या
क्या मैं उस वजह से, मे बी ये हो सकता है कि मेरा बॉस का मूड ही खराब हो और उसने मुझ पे वेंट आउट कर दिया हो और मुझे गुस्सा आ रहा है इस वजह से, और क्यों मैं वहीं देख रहा हूँ एनकरेजमेंट? क्या मैं कहीं और एनकरेजमेंट नहीं कर सकता? क्या मैं इतना सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकता कि मुझे पता है मैंने सही किया, तो मेरे बॉस का जो मेरे बॉस मुझ पे वेंट आउट कर रहा है, क्या मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता इस टाइम पे? तो ये एक सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने आप को समझा सकते हैं। बिकॉज सी, अगर हम EFT इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको खुद को इमोशनली समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली हमको नेगेटिव इमोशंस में स्टक नहीं रहना है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन से हम कोई प्रॉब्लम होगी, बॉस का कुछ नहीं होगा। तो बॉस का एक अपना अलग साइकिल चलेगा कि वो गुस्सा क्यों था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। सो वी हैव टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम कि हमारे इमोशंस सही रहे, हम लोग बैलेंस्ड रहे, हम लोग अच्छे से और वर्क कर पाए। इज दैट क्लियर? ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाउ वनीता मैम, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? सो नाउ वी कम टू द वर्क एंड एक्सरसाइजेस जो कि हम लोग कर सकते हैं अपने आप को इमोशनली अवेयर करने के लिए, क्योंकि EFT का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हम अपने आप को अपने इमोशंस के साथ अवेयर कर पाए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डेली प्रैक्टिस। तो इसमें हमें क्या करना है, एक अलार्म सेट करना है, डेली बेसिस पर एक अलार्म सेट करना है। ज़रूरी नहीं है सेम टाइम पर हो, बट सेम टाइम पर हो दैट विल बी वेरी गुड। और हमें पूछना है कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है इमोशनली, या फिर हमें ये पूछना है कि हमारा जो डोमिनेंट इमोशन है पूरे दिन का वो क्या है। इससे क्या होगा कि आपकी जो इमोशंस है उसका आपके पास एक लेआउट होगा कि हाँ मैंने इस वीक में ये इमोशन मेरा डोमिनेंट रहा है, मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है। तो ये आपको आइडेंटिफाई कराएगा अपने सेकेंडरी इमोशन से सबसे पहले। देन वी कम टू द इमोशन फोकस्ड राइटिंग। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है शेम ट्रांसफॉर्मेशन। शेम ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग रिग्रेट करते हैं, जो हमने बोल दी हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने नहीं बोली हैं, हम फिर भी उनको रिग्रेट करते हैं कि क्यों नहीं बोली। तो उस टाइम पे हमें कैसे वर्क करना है? तो यहाँ पर विजिबल एक टेबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे है थिंग्स वन रिग्रेट और दैट वी रिग्रेट, एंड राइट साइड पर है द सेल्फ कंपैशनेट स्टेट। तो पहले मैं लेफ्ट साइड की बात करती हूँ। यहाँ पर आपको एक टेबल ऐसे बनानी है एंड देन यू कैन राइट एनीथिंग कि आप कुछ भी रिग्रेट कर रहे हो जिस चीज़ को। सपोज मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला और मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का कि मैंने झूठ बोला उससे। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट बनानी है और मुझे ये लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे। देन मिरर के सामने जाना है और बोलना है आई एम अ ह्यूमन एंड आई लाइड टू माई फ्रेंड। एट द सेम टाइम राइट हैंड साइड पे जो लिस्ट बनेगी वो है सेल्फ कंपैशनेट स्टेटमेंट्स की। अब सेल्फ कंपैशन क्या होगा कि आप खुद को कितना अच्छे से समझ रहे हैं, आप खुद को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितनी वार्मथ आप खुद को दे रहे हैं, ये होता है सेल्फ कंपैशन। तो मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला, मैं इंसान हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला, बट सेल्फ कंपैशनेट स्टेटमेंट में कैसा आएगा दैट नो वंडर आई डिड दिस, आई लाइड टू माई फ्रेंड बिकॉज मे बी आई वॉज फीलिंग लो, मुझे बहुत डल फील हो रहा था इसलिए मैंने शायद झूठ बोल दिया, या फिर मैंने झूठ इसलिए बोल दिया कि मुझे अपना टाइम चाहिए था और मैं नहीं जा सकती थी उसके साथ बाहर। तो यहाँ पे आपको खुद को समझाना है कि जिन चीज़ों से आप रिग्रेट कर रहे हैं शायद इंटरनली वो सब चीज़ें उतनी रिग्रेटफुल नहीं है, शायद आपको उनके रीजंस पता हैं। तो इस वजह से अगर आप इन सब चीज़ों को लिखोगे, इन ऐसे लिस्ट बना के इसको मिरर के सामने बोलोगे, इससे ये नहीं होगा कि आपको एक कनेक्शन फील होगा, बट इससे क्या होगा, आप बार बार रिपीट करोगे तो ये जो इमोशंस है आपकी बॉडी में आप महसूस कर पाओगे। अपनी आवाज़ सुनोगे कि मैंने ये बोला, और अपनी आवाज़ को जब सुनोगे, प्रोसेस करोगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि नहीं, शायद मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ या ऐसे ही मुझे रिग्रेट हो रहा है इस बात का, बट इसका बेसिस तो मुझे भी पता है। सो नाउ लेट्स, मैम कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? या सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज, एक इमेजिनल एक्सरसाइज है, ये हम अभी भी कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट क्लोज आवर आईज एंड आपको ये इमेजिन करना है
कि कोई भी अपनी लाइफ का कोई भी पेनफुल इवेंट जो अभी आपके साथ हो रहा हो या फिर पास्ट में हो चुका हो, आपको ये इमेजिन करना है अपनी आईज क्लोज करके, अपने हाथ को अपने हार्ट के पास रखना है, हार्ट के पास अपने हाथ को रखना है और सोचना है कि मेरे हार्ट, जहाँ पे मेरा हार्ट है वहां पर एक छोटा सा बच्चा है, योर इनर चाइल्ड, और वो सारा पेन महसूस कर रहा है, जो आपका पेन है वो सब वो महसूस कर रहा है, और वो बहुत डरा हुआ है, वो बहुत अकेला है वो बच्चा, और आपको उसको समझाना है कि आप अकेले नहीं हैं और ये जो सब हो रहा है ये सब ठीक हो जाएगा, कि आप उस बच्चे के साथ हैं, कि चीज़ें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपको एक तो एक्सेप्टेड फील होगा, लव्ड फील होगा, और आप खुद ही अपने आप को हील कर पाएंगे इस चीज़ से। ये इंडिविजुअल एक्सरसाइज है, आप खुद हील कर पाएंगे, और इसको रिपीट करेंगे हम तो हमको भी बहुत इंटरनली बहुत अच्छा लगेगा। इस एक्सरसाइज से बेसिकली होता क्या है कि एक तो हमको रियलाइज होता है कि हम अकेले नहीं हैं, दूसरी बात हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम खुद के इमोशंस को डील कर सकते हैं और हील भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3 चीज़ों पे वर्क करती है, विच इज़ ब्रीदिंग। आपको बहुत स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करनी है, आपको टच करना है अपने आप को सो दैट आपको वार्मथ फील हो, एंड आपका पूरा अटेंशन उस चाइल्ड पे होना चाहिए जिसको आप समझा रहे हैं कि थिंग्स विल बी फाइन। आई होप ये एक्सरसाइज थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। नाउ on to the next exercise, Vinita ma'am. So this is एक yes क्वेश्चन ma'am. है आकांक्षा। Yes ma'am. मैंने जब इसे किया तो हमें कितना छोटा बच्चा फील करना है उसको, क्योंकि कभी मतलब Yes, कितने ma'am. बच्चे को हम इमेजिन कर सकते हैं? मैम इट डिपेंड्स मैम, इट जो एक्चुअली ये होता है कि जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, मतलब जिस एज का बच्चा, वो ये, अब इसका भी एक मतलब है, जिस एज का बच्चा आपके दिमाग में आता है कहीं ना कहीं वो ये चीज डिपिक्ट करता है कि आप ज्यादा कनेक्टेड हैं अपनी उस एज से, या फिर माइट भी आपके बच्चे होंगे उस एज के, या फिर अपने बच्चों की उस एज से आप ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो ये भी डिपिक्ट करता है। Okay, thank you. So now we have the wheel of emotion, which is for the emotional awareness. So पेन और पेंसिल्स अगर हैं अगर आपके पास, तो ये हम एक्सरसाइज भी अभी कर सकते हैं। तो हमें जस्ट एक फ्री हैंड सर्कल बनाना है। नॉर्मली एक सर्कल बना लीजिए एक पेपर पर, सॉरी वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। एक पेपर पे आप बना लीजिए और जितने भी इमोशंस आप फील करते हैं सिर्फ उतने ही मतलब डिविजन्स करिए। अगर 6 इमोशन फील करते हैं तो सिर्फ 6 डिविजन्स करिए और वो इमोशंस लिख लीजिए जैसे इसमें लिखे हुए हैं वो इमोशंस। कोई भी हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करवाई गई थी जिसमें आपको प्रेजेंट हाँ। टाइम पे आपके इमोशंस को फील करने के लिए बोला गया था, तो अगर आपको उस टाइम पे कुछ इमोशंस महसूस हुए थे तो आप उनको उनके अकॉर्डिंग इस व्हील को क्रिएट कर सकते हैं। उतने ही भाग आप अपने उस व्हील के करिए, उतने ही पार्ट करिए। और अगर इफ यू हैव कलर्स ऑल्सो तो अपने मन के मुताबिक कोई भी कलर किसी भी पार्ट पे कैसे भी कर सकते हैं। मैम प्लीज आप स्लाइड चेंज करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, देखिए दिस इज वेरी वियर्ड और ये कुछ पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फ्री फ्लो है। दैट मीन्स कि आपको कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है कि हमें इसी पैटर्न में कलर करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं और इमेजिनेशन को बस फ्लो होने दीजिए। तो एक बार जब आप ये सर्कल बना लेंगे तो आपको इसकी हैबिट होगी अगर बनाने की, तो अपनी अगर आप राइटिंग करते हैं, जर्नल राइटिंग करते हैं, तो उस पे ये लगा सकते हैं, उस पे ये लिख सकते हैं, तो आपके इमोशंस का आपके पास ट्रैक रहेगा।
और क्यों ये इमोशनल व्हील है, कैसे हेल्प करता है। मैम प्लीज चेंज द स्लाइड। सो यस, जैसे कि इमोशनल व्हील क्यों हमें चाहिए, वाई इमोशनल व्हील। सो सबसे पहले तो हमें ये बताएगा हमारे इमोशंस के बारे में कि क्या क्या इमोशंस हम फील कर रहे हैं थ्रू आउट। अगर हम इसे डेली बेसिस पे करते हैं तो इमोशंस क्या क्या है हमारे। सेकेंड, अगर हम इसको लाउडली पढ़ते हैं, जैसे कि आपने लिखा सर आपने कोई चार्ट बनाया है अभी, आदित्य सर? अब बनाया वही उतार दिया है मैंने अच्छा अपनी तरफ। मैं एक्चुअली अच्छा जब एक्सरसाइज करा रही थी मैडम ना, तो उस समय भाव शून्य था, मैं तो लेक्चर को सुनने के था, तो हमारे ऐसे कोई अच्छा इमोशन नहीं थे। सर तो अभी ऐसे कोई इमोशन है जो अभी आप फील कर रहे हैं, करंट इमोशन? ना ना, मैं तो सीखने में हूँ, मैं सुनने अच्छा में हूँ मतलब अभी, आप ओके, तो पूरी आप तरह से लर्न, लेक्चर में। हाँ हाँ, तो आप लर्निंग उसमें है, तो आपको जी अच्छा लग रहा है क्या, सीखते हुए आपको अच्छा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लगता है मैडम, हाँ बहुत तो अच्छा। आप खुश हैं, तो मैं ये मान जी सकती हूँ कि आप खुश हैं। जी हाँ तो आपका फिलहाल इमोशन है दैट यू आर हैप्पी, तो आप खुश हैं। तो जी हम क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे सर अभी बहुत खुश हैं तो कैसे सर इसको लिख सकते हैं अपने इमोशनल व्हील में। जैसे अब सर खुश हैं तो सर ये लिख सकते हैं कि मैंने अपना इमोशन लिखा दैट आई एम हैप्पी, और वो लिखना है कि मैं क्यों खुश था, कि मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। और ऐसे ही आपको अपने हर एक इमोशन को जो आपके दिन में हुआ है, जो आपने मेंशन किया है, उसके बारे में थोड़ा रेफरेंस लिखना है कि मैं इस वजह से मैं ये फील कर रहा था, मैं इस वजह से ये फील कर रहा था। दैट मीन्स आप और अवेयर हो रहे हैं अपने इमोशंस के बारे में, आपको रीजंस पता चल रहे हैं अपने इमोशंस को लेके कि क्यों मैं ये पर्टिकुलर इमोशन फील कर रहा था। यानी ये जो सेकेंडरी इमोशंस हैं उसके पीछे प्राइमरी उसके रीजंस क्या है, उसको हमको ट्रेस आउट करना है। यस सर, तो बेसिक मोटिव ही यही है कि प्राइमरी इमोशंस तक पहुंचना है हमें। ओके। यस सो अब जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे वैसे वैसे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। पहली बात तो अपने इमोशंस को जानने में, दूसरी बात आप इनको शेयर कर पाएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बहुत सारी चीज़ें अपने तक ही रखते हैं तो वो पाइल अप हो जाती हैं, और हम कितनी बार ऐसा होता है हमें समझ में आ रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है बट हम कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज हेल्प करेगी एक्सप्रेशन में, आपको बोलने में, और जो आप एक्चुअल फील कर रहे हैं वो बोलने में। इज इट क्लियर, मतलब समझ में आई ये वाली एक्सरसाइज? जी जी, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया मैम। ओके विनीता मैम, लास्ट। सो यस, सो दिस इज अ बुक, ये लास्ट स्लाइड है एकदम। सो ये बिकॉज ये बुक एक सेल्फ हीलिंग बुक है तो मुझे लगा कि मुझे ये मेंशन करना चाहिए। सो मैं एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करना चाहती हूँ इस बुक का, जो मैं फिलहाल ये बुक मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें ये था कि इट्स अ स्टोरी अबाउट अ डक, और कैसे वो दो डक एक पॉन्ड में रह के लड़ते हैं। रीजन नहीं पता हमें बट दे आर फाइटिंग, और लड़ने के बाद जब उनकी फाइट खत्म हो जाती है तो एनिमल्स हैं तो डक का यूजुअल बिहेवियर क्या होगा, वो अपने विंग्स को फ्लटर करेगा और थोड़ा अपनी एनर्जी को मूव आउट करेगा और वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, वो कुछ नहीं सोचेगा। बट अगर उस डक का ह्यूमन माइंड होता तो वो डक क्या करता, मतलब आप बता सकते हैं अगर उस दो डक्स में से किसी एक का ह्यूमन माइंड होता तो वो उस फाइट से क्या करता, क्या उसके थॉट्स होते हैं, कोई बता सकता है? आई टेल यू, अगर उस डक का जो लड़ रहा है उसका दिमाग डक का नहीं बट एक ह्यूमन का होता तो वो ये सोचता कि हाउ डेयर उस दूसरे डक ने मुझे कैसे मारा, उस दूसरे डक की हिम्मत कैसे, वो मेरे एरिया, मेरे पॉन्ड के एरिया में आ गया, और क्यों वो ऐसा कर रहा है। और वो अपनी स्टोरीज बनाता रहता कि शायद उसको मेरा एरिया कॉन्कर करना है, शायद यहाँ पे मछलियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, शायद यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है इसलिए वो यहाँ पर है। बट नहीं, उस डक ने ऐसा नहीं किया, उसने जस्ट फ्लटर किया और वो सारे इमोशंस को छोड़ दिया। तो यहाँ से हमें कैसे सीख मिलती है कि कैसे ह्यूमन माइंड बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी कर सकता है बट हम कैसे अपने थॉट से अपने इमोशंस को फीड करते रहते हैं, और बेसिकली नेगेटिव इमोशन को हम फीड करते रहते हैं, खुद की थिंकिंग बनाते रहते हैं, और वो एक छोटा सा इमोशन बहुत बड़ा बन जाता है, जिस वजह से हमें और मुश्किल होती है प्राइमरी इमोशंस को ढूंढने में। तो आई होप अगर आप कोई बुक, वैसे बहुत अच्छी बुक है सेल्फ हीलिंग के लिए, तो यू कैन ऑल्सो रीड दिस बुक। सो दिस वॉज द सेशन। किसी को कोई कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो यू कैन जस्ट आस्क। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मैं अनीता मौर्य।
हाँ जी मैम, हाँ हम जी अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल, मतलब अगर जो हमें रोना आ रहा है, जो हमें दुख हो रहा है, तो हमें रोना चाहिए या उसको कंट्रोल करके अंदर ही अंदर रख लेना चाहिए? या खुशी हो, खुशी तो मैम लोगों के साथ बांटनी चाहिए, मगर जब हम दुखी होते हैं तो उसको किस तरीके से हम, कभी कभी कंडीशन मैम ऐसी आती है कि हम किसी से कह नहीं सकते उन बातों को, और Yes. मतलब उसको रो करके मतलब वो कर देना चाहिए या उसको दबा के रख लेना चाहिए मैम? देखिए, वही वही मैंने समझाया। उस डक ने क्या किया, अपने इमोशन को फ्लश आउट किया। तो अगर हम लोग नॉर्मली काउंसलिंग वर्ल्ड की बात करें तो हम इसे वेंटिंग आउट बोलते हैं। आपको इमोशंस अंदर नहीं रखने हैं, आपको रोना आ रहा है, आपको रोना है, आपको जैसा फील हो रहा है आपको वो करना है। शेयरिंग करने का पार्ट तो बहुत बाद में आता है। जब तक अपने इमोशंस को समझ नहीं पाओगे, जो मैंने अभी सब बताया, तब तक आप शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। और नेगेटिव इमोशंस तो इतने ज़्यादा क्रिटिकल और